नमस्कार, रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हाजिर है हम आपकी टैक्स की बेहतर प्लानिंग के लिए, ताकि आप बचा सकें ज्यादा से ज्यादा टैक्स। आज के शो में हम आपको देंगे टैक्स से जुड़े नियमों की जानकारी, साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब भी। और आज के शो में हमारी मदद कर रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे अहमदाबाद स्टूडियो से। नमस्कार मुकेश भाई, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए हमारे पास, लेकिन सबसे पहले शो का फोकस आपको बताते हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए एटीसी के अलावा और किस तरह की छूट है, इनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर पेंशन से होती है इनकम, तो क्या एचआरए की छूट क्लेम किया जा सकता है या नहीं। साथ ही टैक्स रिटर्न के नजरिए से 31 मार्च 2017 क्यों है अहम, ये जरूर जानिए हमारे साथ आज शो के दौरान। लेकिन सबसे पहले बात मुकेश जी, टैक्स प्लानिंग में हम सभी जानते हैं 80C के तहत हमें 1.5 लाख की छूट मिलती है, और 80C के बियॉन्ड हम कई बार देखना भूल जाते हैं। तो याद दिलाइए कि 80C के बियॉन्ड और किस किस तरह की छूट उठा सकते हैं टैक्स पेयर्स। बिल्कुल प्रियंका, 80C के बियॉन्ड भी काफी कुछ संभव है, ये मैं कहना चाहता हूं। और आपके नाम से जुड़ी ये बात, ये संभवितता सबको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, होता ये है कि 80C के 1.5 लाख को आप समझते हैं कि बस उससे हम आगे कोई टैक्स का सेविंग कर नहीं सकते कोई इन्वेस्टमेंट करके। हालांकि 80C में नहीं, पर उसके साथ एक संलग्न जो प्रावधान है जिसे हम 80CCD के नाम से जानते हैं, जिसमें एनपीएस माना कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट निवेश किया जाता है, उसके लिए ये 1.5 लाख के उपरांत 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन की लिमिट है। ये कई टैक्स पेयर्स भूल जाते हैं। हालांकि ये जो प्रोविजन है वो करंट असेसमेंट ईयर 2016-17 से ही आया है, इसलिए शायद कई लोगों के ध्यान में नहीं है। तो प्रियंका जी, सबको ये ख्याल करना है कि अगर 1.5 लाख 80C पूरा हो जाता है, जिसमें भी एनपीएस का समावेश तो हो ही सकता है, पर उसके उपरांत 50,000, और ये एनपीएस जो है ये आपको समझना चाहिए कि अगर आप एम्प्लॉई है तो आपके जो सैलरी का 10% कंपोनेंट है उसको आप एनपीएस में लगा सकते हैं, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी जो 10% का इन्वेस्टमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में करता है, उसे टैक्सेबल परक्विजिट माना नहीं जाता है। सो इट इज अ डबल एज्ड एडवांटेज। समझिए, मेरी सैलरी की टैक्सेबल इनकम 15 लाख है, तो 10% उसका 1.5 लाख मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं लगता। और 1.5 लाख का मेरा जो 80C का बास्केट है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है और जिसमें एनपीएस का भी समावेश हो सकता है, उसके साथ ये 50,000 को मैं जोड़ दूं तो 3.5 लाख, और उसका 30% में टैक्स का सेविंग गिन लूं तो 1,05,000 रुपये का मेरा टैक्स बच सकता है। इसी तरह से एक और सेक्शन है 80D, जो मेडिक्लेम में हम लोग क्लेम करते हैं। हम आमतौर से समझते हैं कि मेरे और मेरे फैमिली के लिए, माना वाइफ और बच्चों के लिए, मैं जो प्रीमियम भरता हूं वो 25,000, और अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो 30,000 मिल सकता है। अब कईयों के ध्यान में ये नहीं है कि अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और माता पिता का प्रीमियम भी वो भरें, क्योंकि पेरेंट्स में भी रिटायर्ड, वो प्रीमियम उनके अकाउंट से भरेंगे तो उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप अपने माता पिता के अकाउंट का प्रीमियम भरते हैं तो आपको एडिशनल 25,000, और वो दोनों में से कोई एक सीनियर सिटीजन है तो 30,000, माना थियोरेटिकली 55 या 60,000 तक आप 80D के तहत मेडिक्लेम भी डिडक्शन मांग सकते हैं। तो प्रियंका जी, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी ये जरूरत है कि हम 80C के आगे भी सोचें और 80CCD
1B, साथ में ATD, ये दोनों हैं आपके फायदे के सेक्शन जो बचाएंगे आपका थोड़ा और टैक्स। और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। पहला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ ग्वालियर से संजय सिंघल जी फोन लाइन पर हैं। नमस्ते संजय जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। मुकेश पटेल जी मेरे साथ हैं जो आपकी मदद करेंगे। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार मुकेश भाई। मैं ग्वालियर से संजय सिंघल बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रोग्राम के द्वारा काफी लोगों की समस्या का समाधान घर बैठे और बिना फीस दिए ही हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है, मैंने आगे बताया ना जी सर, कि संभव है हमारे साथ तो सब कुछ संभव है। जी 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 सर, जी जी बहुत। मैं अब 10 सालों से आपका दर्शक हूं। मेरा सवाल सर ये है कि मैंने 18 साल पहले 1999 में ICICI मनी मल्टीप्लायर बॉन्ड लिया था, जिसका इशू प्राइस 4,700 रुपए था। अब उसकी मैच्योरिटी अमाउंट जो अप्रैल 2017 में मिलेगी वो होगी 50,000 रुपए। तो मेरा ये जानना था कि मेरे को जो ये 50,000 रुपए मिलेंगे, इसमें टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा 20% टैक्स स्लैब में आता हूँ। इसमें क्या कोई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा मेरे को या क्या होगा मेरे को? संजय जी, सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि इसमें जो लीगल पोजीशन है वो थोड़ी विवादित है, माना डिबेटेबल है। एक और से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर लगा के रखा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जो ऐसे बॉन्ड्स हैं उसके लिए, कि उसका जो कुछ एप्रिसिएशन का एलिमेंट आपको रिडेम्पशन या मैच्योरिटी पे मिलता है तो उसको इंटरेस्ट माना जाना चाहिए। तो अगर इसको इंटरेस्ट गिने आप वो सीबीडीटी के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, तो आपको 20.6%, क्योंकि वो आपका ब्रैकेट है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा इनकम में हैं तो आपको 30.9% के ब्रैकेट में भी आप आ सकते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि सीबीडीटी सर्कुलर को ही आप मान के आगे चलें, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ढेर सारे कानूनी ऐसे चुकादे हैं जिसमें ये कहा गया है कि रिडेम्पशन जो होता है इज अ ट्रांसफर, और ट्रांसफर होने के कारण जो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपने 4,700 का निवेश किया, अभी 50,000 मिल रहा है, तो 45,300 जो आपको फायदा होता है उसको कैपिटल गेन्स माना जाना चाहिए। और इसको अगर हम कैपिटल गेन्स गिनते हैं ये कानूनी चुकादों के अनुसार, तो उस पर, बिकॉज दिस इज अ लिस्टेड सिक्योरिटी, सेक्शन 112 के तहत उस पर आपको रेट, फ्लैट रेट लगेगा 10.3%। तो 20.6 की जगह आप 10.3% के ब्रैकेट में ये ऑफर कर सकते हैं। खाली आपको ख्याल ये रखना है कि सेक्शन 48 जिसके मुताबिक इंडेक्सेशन का लाभ लिया जा सकता है, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है कि बॉन्ड्स के केस में, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के केस में कैपिटल गेन्स की गिनती के लिए इसको इंडेक्सेशन का लाभ दिया नहीं जाएगा। तो आपका 5,000 या 4,000 रुपया, 4,700 जो है उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा, पर ये जो आपको 45,300 का फायदा है उस पर आप 10.3% के टैक्स रेट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसका सीधा हाईकोर्ट का चुकादा है मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के केस में, जिसको आप नेट पर भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और लखनऊ से अनुज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते अनुज जी, बताइए क्या समस्या है टैक्स को लेकर। मुकेश पटेल हमारे साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। नमस्ते मैडम, मैं ये जानना चाहता था कि क्या मैं सुकन्या में और पीपीएफ में दोनों में सेपरेटली 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता हूँ? हालांकि मुझे पता है कि मैं एटीसी का फायदा 1.5 लाख तक ही ले सकता हूँ, लेकिन भले ही फायदा ना मिले, लेकिन क्या सिक्योर इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जमा कर सकता हूँ? पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स दूंगा क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है। और भले आपका नाम अनुज हो, लेकिन बुद्धि में आप बहुत बड़े हैं ये कहूंगा, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान अगर करदाता है वो जरूर ये सोचेगा कि मैं क्यों ज्यादा से ज्यादा फायदा न लूं,
जैसे आपने बताया, दोनों में निवेश करने का फायदा ये है कि दोनों में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। जैसे पीपीएफ में आपको 8.1% मिलता था, 8.6% माना आधा % ज्यादा आपको सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है और वो भी टैक्स फ्री है। तो 1.5 लाख आप पीपीएफ में लगाए, 1.5 लाख आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में लगाए, तो दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी समझ बिल्कुल सही है कि एटीसी आपको केवल 1.5 लाख पर मिलेगा, पर दोनों का इन्वेस्टमेंट करके 8% से ज्यादा टैक्स फ्री इंटरेस्ट कमाने का आपका आयोजन जरूर से सफल होगा। अगला सवाल अमृतसर से डॉक्टर एसके नागपाल जी का आया है और ये जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें पेंशन के अलावा एक तय तनख्वाह भी मिलती है इस कॉलेज से जहां ये पढ़ा रहे हैं और ये घर किराए के तौर पर 10,000 रुपए भी चुकाते हैं। तो डॉक्टर नागपाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अपने आईटी रिटर्न में एचआरए की छूट क्लेम कर सकते हैं? मुकेश जी, जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट के लिए अलाउंस दे रहा है तो उसको एग्जम्पशन के तौर से आप मांग सकते हैं। अब वो तो निवृत्त हो चुके हैं, उनको हाउस रेंट का अलाउंस नहीं मिलता है, इसलिए जो सैलरीड एम्प्लॉई सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के तहत जो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है वो नहीं कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हाउस रेंट के लिए कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो हाउस रेंट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80G के तहत। इसमें शर्त केवल इतनी है कि जो आप रेंट का पेमेंट करते हैं दैट शुड बी एक्सीडिंग 10% ऑफ योर टोटल इनकम। अब इसमें उनकी नागपाल जी की क्या आय है, कर पात्र, वो हमें मालूम नहीं है, पर टेक फॉर एग्जाम्पल 10 लाख है ऐसा मान लेते हैं, तो 10 लाख का 10% जो हुआ वो समझिए कि 1 लाख हुआ। तो 1 लाख से वो कितना ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो 1,20,000 कर रहे हैं, तो उनको जो डिफरेंस है 20,000 का वो मिलेगा। समझिए उनकी पेंशन वगैरह की इनकम 6 लाख की है तो उसका 10% होगा 60,000 और वो 1,20,000 का रेंट पे कर रहे हैं तो पूरा 60,000 मिल जाएगा उनको। और यहीं पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे टैक्स रिटर्न के नजरिए से 31 मार्च 2017 किनके लिए है एक जरूरी तारीख, क्या है इसकी अहमियत। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मेरे साथ हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। और मुकेश जी, ये अगला सवाल है टैक्स मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 मार्च 2017 किनके लिए आखिरी तारीख है और इससे किन लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि उन्हें रिटर्न फाइल कर देना होगा 31 मार्च तक? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है प्रियंका जी कि असेसमेंट ईयर 15-16 माना कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 की आपकी जो आय का रिटर्न अगर पेंडिंग है तो वो फाइल करने के लिए सबसे लास्ट डेट आपकी 31 मार्च 2017 है। उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे, रिफंड है तो वो मांग भी नहीं सकेंगे और आपके सामने कार्यवाही कानूनी भी हो सकती है। अगर असेसमेंट ईयर 16-17 माना कि 15-16 का वित्तीय वर्ष जो है उसका रिटर्न आपका अभी बाकी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो भी आप समय से भर दें 31 मार्च तक। हालांकि 1 साल और भी आपको मिल सकता है, पर 31 मार्च 2017 तक आप नहीं भरते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना सेक्शन 271F के तहत हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अगर वेल्थ टैक्स का रिटर्न आपका 15-16 का पेंडिंग है तो वो आपके लिए भी आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद आप जानते हैं देयर इज नो स्कोप फॉर फाइलिंग अ वेल्थ टैक्स रिटर्न। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। मुंबई से दीप भूषण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्ते दीप जी, बताइए टैक्स को लेकर क्या समस्या आ रही है?
हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सैलरीड पर्सन का अगर सैलरी में से इनकम टैक्स कटता है, लेकिन एम्प्लॉयर उसको अथॉरिटीज को सबमिट नहीं करता है और फॉर्म 16 सबमिट नहीं करता है, तो एम्प्लॉय अपना रिटर्न कैसे फाइल करे और उस केस में उस एम्प्लॉय की लायबिलिटी क्या होती है? क्योंकि अननेसेसरी उसकी तो फॉल्ट है नहीं, सैलरी में से उसका टैक्स कट रहा है बट एम्प्लॉयर डिपॉजिट नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक सैलरीड पर्सन क्या करे? दीप जी, आपका जो प्रॉब्लम है शायद वो कई लोगों की समस्या रहती है। केवल सैलरी के लिए ही नहीं, इंटरेस्ट में से भी टीडीएस कटता है। अगर जो काटने वाला है वो समय से भरता नहीं है तो आपके लिए समस्या ये होती है कि आप उसका क्रेडिट कैसे लें। ये समस्या का पहले कोई हल नहीं होता था, पर पिछले एक साल में एक दो चीजें सीबीडीटी ने अच्छी की है और जो सीपीसी टीडीएस का जो पोर्टल है जिसको ट्रेसिस कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही वेलकम प्रोविजन किया है। तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपका ये हक बनता है कि अगर आपका कटा हुआ टीडीएस आप देखते हैं कि आपके 26 एएस में दिखता नहीं है, तो आप सीपीसी की जो टीडीएस की पोर्टल है, ट्रेसिस उसका नाम है, उस पर आप जाके पैन देख के यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। और उसके साथ ही आप और एक काम कर सकते हैं, यू कैन टेल द ऑफिसर कि भाई ये मुझे कटा हुआ है पर क्रेडिट नहीं दिखती है, तो मेरे सामने आप आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं निकालेंगे, तो आपको ये परेशानी कम हो सकती है। अगला सवाल दिल्ली से पंचप लाल जी का। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक फ्लैट खरीदा है और इसके लिए लोन भी लिया है जिसमें कि ये को एप्लीकेंट है। हालांकि इस लोन की ईएमआई पंचम जी के सैलरी अकाउंट से ही जाती है। पंचम जी जानना चाहते हैं कि ये होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का क्लेम कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली पंचम जी को ये समझना चाहिए कि सेक्शन 24 में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो ओनर को मिलता है। कई बार ओनर किसी एक होता है, अब वाइफ ने कोई पैसा लगाया न हो तो आपने वाइफ के नाम से घर लिया है तो वो ओनर नहीं बनती, ओनर तो आप ही हैं और मेन एप्लीकेंट आप हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मेरे विचार से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हालांकि ये जरूरी है, कई लोग बहुत पत्नी प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपनी पत्नी के नाम से घर बसा लेते हैं, पर ये नहीं करना चाहिए। जिसका पैसा लगता है उसी के नाम से घर हो तो कॉम्प्लिकेशन न हो, ये हमें समझना जरूरी है। और इसी नोट पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं आगे ईसॉप में मिले शेयर बेचने पर क्या होती है आपकी टैक्स की देनदारी, समझेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम दूर करते हैं टैक्स से जुड़ी आपकी सारी परेशानी। मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल बने हुए हैं अहमदाबाद से। चेतन लिम्बासिया जी के ईमेल को शामिल करते हैं। इनके पास इनकी कंपनी से मिले हुए ईसॉप के शेयर हैं जिसके साल भर से ज्यादा समय अब इनके पास हो गया है। 31 मार्च के बाद वो इसे बेचने का मन बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या जब वो इन शेयर को बेचेंगे तो टैक्स की देनदारी उन पर क्या बनेगी। चेतन जी का जो क्वेश्चन है प्रियंका, जब से बजट आया तो एक बजट में फाइनेंस बिल में सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 का एक नया प्रावधान सूचित हुआ है। हालांकि वो ये है कि जिस शेयर को एक्वायर करने में आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स माने एसटीटी नहीं भरा है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल गेन है उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसके कारण बहुत सारे लोग चिंतित हैं। अब इसका कारण ये प्रोविजन लाने के लिए ये था कि जो ये शेल कंपनीज और पेनी स्टॉक्स का जो मिसचिफ चल रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए सीबीडीटी ने अभी रिसेंटली ही क्लैरिफाई किया कि दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन। और जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि चेतन जी के केस में ईसॉप है, या अगर कोई ने आईपीओ या एफपीओ में शेयर्स लिए हुए हैं,
या किसी को गिफ्ट या इनहेरिटेंस में शेयर्स मिलते हैं, जब एसटीटी नहीं भरा जाता तो उनको फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ये सीबीडीटी के चेयरमैन श्री सुशील चंद्र जी ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है। तो चेतन जी, आप और आपके जैसे निवेशकों को फिक्र का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मुकेश भाई, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। टैक्स गुरु में हमें भी दीजिए यही इजाजत। हम फिर हाजिर रहेंगे अगले हफ्ते आपकी टैक्स से जुड़े तमाम समस्याओं का समाधान लेकर। आप अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। हमारा SMS वाला नंबर है 51818 और आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। आज के लिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे। नमस्कार।